जी सॉरी, ये मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो सीक्वेंशियल, अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है वो था कॉम्बिनेशनल लॉजिक। तो आज हम देखते हैं कि सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं और इसमें और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर क्या फ़र्क होता है। सो बिफोर वी स्टार्ट, हर एक को ये स्लाइड नज़र आ रही है सीक्वेंशियल सर्किट्स की, और मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है? यस सर। ओके ग्रेट। अच्छा, सीक्वेंशियल सर्किट में और कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो बेसिक फ़र्क है वो है आपके एक मेमोरी एलिमेंट का। यानी कि ये जो है ना, जो आपका जो सीक्वेंशियल सर्किट होगा उसके अंदर एक मेमोरी एलिमेंट भी होगा। मेमोरी एलिमेंट क्या होता है? मेमोरी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि 1 या 0 कोई भी बाइनरी डेटा जो है अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है उसमें कोई स्टोरेज नहीं होती। उसमें जब आपका इनपुट आता है तो वो एक आपको आउटपुट दे देता है। इनपुट चेंज होता है तो आउटपुट चेंज हो जाता है। जैसे ही आप इनपुट चेंज करते हैं आउटपुट चेंज हो जाता है। इसमें किसी किस्म की मेमोरी नहीं होती। जो मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं उसमें आपका जो आउटपुट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर क्या हुआ है। तो वो आपकी इनपुट पे भी डिपेंड करता है, और फिर जो उस मेमोरी के अंदर जो 1 या 0 स्टोर किया हुआ होता है वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक कंप्लीट जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसमें एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो कि बिल्कुल उसी तरह काम करता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट की कोई एक इनपुट है, ठीक है, और वो एक आउटपुट दे रहा है। साथ उस कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो आउटपुट है वो एक मेमोरी एलिमेंट को भी जाती है। मेमोरी एलिमेंट एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है और वो आउटपुट फिर दोबारा इनपुट बन जाती है कॉम्बिनेशनल सर्किट की। तो ये जो हमारी आउटपुट है कॉम्बिनेशनल सर्किट की, इस केस में ये डिपेंड कर रही है अब दो इनपुट्स के ऊपर। एक जो यूजर इनपुट दे रहा है और एक इनपुट जो उसको अपनी मेमोरी से आ रही है, और इन दोनों के बेस के ऊपर उसकी आउटपुट चेंज हो रही है। ठीक है, सो फर्क क्या हुआ कि सिर्फ इनपुट पे आपकी आउटपुट चेंज नहीं हो रही, आपकी मेमोरी से भी जो फीडबैक आ रही है। और ये जब हम वापस इनपुट को फीडबैक करते हैं तो इसको हम फीडबैक कहते हैं। तो ये फीडबैक किसको मेमोरी से आ रही है, तो आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ द मेमोरी एंड द इनपुट। ठीक है, इस तरह के सर्किट को हम लोग कहते हैं एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। एसिंक्रोनस से मुराद ये है कि इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई क्लॉक का सिग्नल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं जो बिल्कुल इसी तरह से ही है, लेकिन उनको हम लोग कहेंगे सिंक्रोनस। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिंक्रोनस सर्किट्स में भी उसी तरह एक कॉम्बिनेशन सर्किट है और एक फ्लिप फ्लॉप है। अभी हम फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ लेंगे। ये आपका मेमोरी एलिमेंट होता है, और इसको जो है क्या चीज ड्राइव करती है, एक क्लॉक सिग्नल। तो क्लॉक सिग्नल क्या होता है? क्लॉक सिग्नल एक स्क्वायर वेव होती है जो कि कंटिन्यूअसली आ रही होती है किसी भी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो भी डेटा चेंज होता है वो इस क्लॉक के मुताबिक होता है। यानी कि वो हर दफा किसी क्लॉक की राइजिंग एज या फॉलिंग एज या किसी भी लेवल के ऊपर जाके ट्रिगर होगा और वो चेंज होगा। तो से बस अभी आपने ये याद रखना है कि सिंक्रोनस सर्किट्स में आपके पास क्लॉक भी होगी, एसिंक्रोनस सर्किट्स के अंदर क्लॉक सिग्नल नहीं होगा। बाकी दोनों बिल्कुल सेम होंगे। दे विल हैव अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, दे विल हैव अ मेमोरी एलिमेंट, और मेमोरी एलिमेंट की आउटपुट वापस फीडबैक हो रही होगी एंड दे विल हैव एन आउटपुट। तो जिन सर्किट्स में मेमोरी होगी उनको हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट्स कहेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, अच्छा, सो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ये अगर मैं पिछली, ये जो मेमोरी एलिमेंट है ये है क्या? ठीक है, व्हाट इज दिस, इसके अंदर क्या लगा हुआ है? ठीक है, तो सबसे पहले हम जो सो मेमोरी एलिमेंट्स बहुत तरह के हम पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे सिंपल मेमोरी एलिमेंट है वो उसको हम लोग कहते हैं एसआर लैच। ठीक है, तो हम सबसे पहले एसआर लैच को पढ़ेंगे। और ये लैच जो है ये एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट है और ये कोई एक बिट अपने अंदर स्टोर कर सकता है। मीनिंग कि अगर इसकी इनपुट चेंज भी हो जाए तो इसकी आउटपुट चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो
इसके अंदर डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं एसआर लैच। एसआर लैच का अगर हम लोग सर्किट देखें तो वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास हैं दो नॉर गेट्स, और नॉर गेट्स की एक इनपुट कनेक्टेड है एक टर्मिनल से जिसको हम लोग इस वक्त आर कह रहे हैं, दूसरी जो है कनेक्टेड है एस के साथ, और एक नॉर गेट की जो आउटपुट है वो वापस फीडबैक हो रही है दूसरे नॉर गेट की इनपुट पे, और इसकी आउटपुट जो है ये वापस फीडबैक हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि एक फीडबैक है कि आपकी आउटपुट वापस इनपुट पे जा रही है। अभी तक आपने जितने भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स किए थे उसमें कहीं पे भी इस तरह नहीं था कि आप वापस आउटपुट से इनपुट पे फीडबैक करते हो। उसमें सिंपल होता है कि एक सिस्टम है उसकी आउटपुट अगले सिस्टम में जाती है, उसकी आउटपुट अगले सिस्टम में जाती है, लेकिन कहीं पे भी ये आउटपुट वापस फीडबैक नहीं हो रही होती, ये कॉम्बिनेशनल उसमें नहीं होता। लेकिन सीक्वेंशियल में आप देखें कि ये हम इसको फीडबैक कर रहे हैं। इसका क्या इफेक्ट होगा और ये किस तरह से फिर मेमोरी बन जाएगा, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये मुझे बताएं नॉर गेट का ट्रुथ टेबल सारे लोग जरा ड्रॉ कर लें ताकि हर एक को याद रहे कि नॉर गेट किस तरह बिहेव करता है। सो आई वांट एवरीवन टू टेक आउट द पेन एंड पेंसिल एंड ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ अ नॉर गेट। ठीक है जी, सबने ड्रॉ कर लिया नॉर गेट का ट्रुथ टेबल? यस सर। अच्छा, चलें अब हम लोग इस सर्किट का एनालिसिस करते हैं कि ये सर्किट किस तरह काम कर रहा है। ओके, इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह बनेगा कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं एस और आर, ठीक है, और एक तीसरी इनपुट हमारे पास है क्यू नॉट। अच्छा, क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट है इनिशियल वैल्यू इस क्यू के ऊपर, सॉरी क्यू नॉट जो है वो क्या है? क्यू की इनिशियल वैल्यू है। अब क्यू की इनिशियल वैल्यू हमें इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि क्यू जो है ये फीडबैक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से क्यू बार जो है वो फीडबैक हो रहा है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली अगर हमें ये पता करना है कि इस गेट की आउटपुट क्या होगी तो हमें क्यू और क्यू बार की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो एक बात आपने याद रखनी है कि क्यू और क्यू बार जिस तरह से नेम सजेस्ट कर रहा है हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि क्यू अगर 0 होगा तो क्यू बार जो है वो 1 होगा, इसी तरह से क्यू अगर 1 होगा तो ये 0 होगा, ठीक है। बहरहाल ये तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल हम लोग अज्यूम करेंगे, वील स्टार्ट ऑफ विद द फैक्ट कि हमने एस आर को 0 0 दिया। इसके सारे कॉम्बिनेशन हम देखेंगे ना कि 0 0 0 1 1 0 1 1 पे क्या होता है, और लेकिन साथ हमें अब क्यू नॉट की भी एक इनिशियल वैल्यू लेनी पड़ेगी जो कि लेट्स से 0 है, ठीक है। या हम 1 भी लेंगे और 0 भी लेंगे, लेकिन लेट्स से हम कहते हैं इनिशियली उस क्यू के ऊपर हमारा था 0। अच्छा, और एस और आर भी 0 0 थे, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर ट्रुथ टेबल देखें तो ये जो नॉर गेट है इसकी एक इनपुट 0 है और दूसरी इनपुट भी 0 है। तो 0 0 पे नॉर गेट की क्या आउटपुट होती है? सर 1 1। तो ये इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1, और इस नॉर गेट को आप देखें इसकी एक इनपुट पे 1 है अब और दूसरी पे 0 है। 1 0 पे नॉर गेट क्या करता है? 0 0, तो ये 0 ही रहेगा। तो इसकी मैं आउटपुट जो है लिख सकता हूँ कि क्यू मेरा होगा 0 और क्यू बार हो जाएगा 1, ठीक है। अगर मेरी इनिशियल
ये Q जो है वो Q नॉट के ही बराबर होगा, यानी अगर Q नॉट पे 0 था तो Q पे भी 0 ही आ जाएगा 0 0 अप्लाई करने के बाद। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो हम लोग देख लेते हैं कि अगर Q नॉट पे पहले 1 होता, इनिशियल वैल्यू Q नॉट की 1 होती और मैं इसको 0 0 देता। अगर मैं इसको 0 0 देता तो फिर ये 1 यहाँ पे आता तो 1 0 के ऊपर ये 0 हो जाता, ठीक है, और ये 0 होता तो यहाँ पे भी 0 होता, तो नॉर गेट 0 0 के ऊपर 1 होता है। तो यही वैल्यूज दोबारा इस पे रहती कि Q, अगर पहले Q नॉट जो था वो 1 था, तो अब Q भी 1 होगा और Q बार जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई इसमें तो मसला नहीं? ओके। अच्छा, अगला सिनेरियो हम देखते हैं कि अगर हम SR 0 1 रखते और Q नॉट जो था वो 0 होता, ठीक है, तो Q नॉट अगर 0 होता तो 0 0 पे ये यहाँ पे आ जाता 1 और 1 1 पे यहाँ पे आ जाता 0। सो Q विल बी 0 एंड Q बार विल बी 1। उसके बाद अगला सिनेरियो हम देखते हैं कि अगर Q 1 होता और मैं 0 1 देता तो ये 1 और 0 पे ये यहाँ पे आ जाएगा 0 और 0 और 1 के ऊपर फिर आ जाएगा 0 और 1, तो ये चेंज हो जाएगी इसकी वैल्यू और ये ऊपर 0 चला जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 1 1 की वजह से 0 हो जाएगा। ठीक है, सो देख रहे हैं अगर Q नॉट 1 है, इनिशियली 1 है और मैं 0 1 देता हूं तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो बन जाती है Q 0 और Q बार 1। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. इसको हम दोबारा एक दफा देख लेते हैं। हमने दिया 0 1 और Q पे इनिशियल वैल्यू 1 थी, ठीक है। अब 1 होने की वजह से क्या हुआ कि यहां पे 0 और 1 थी, ठीक है, और ये 1 थी। अच्छा, अब जब मैं इसको ऑन करूंगा यानी 1 और 0 दूंगा तो ये इंटरचेंज हो जाएंगी वैल्यूज और ये 0 0 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ये 1 पे चला जाएगा और यहाँ पे 1 1 आ जाएगा और ये आपका Q बार 1 हो जाएगा और Q जो है वो 0 हो जाएगा। अच्छा, आगे अब हम देखते हैं 1 0 1 0 विद इनिशियल वैल्यू Q नॉट इज, तो अगेन हम इसको देख सकते हैं कि 0 और 1 के ऊपर ये 1 देगा और 1 और 0 के ऊपर ये 0 देगा, तो ये वैल्यूज। अच्छा, ये एक सेकेंड यार, जी, ये 0, इसने इनिशियल वैल्यू 0 के साथ स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही इसने 0 के साथ स्टार्ट की, चूंकि यहाँ पे 0 1 हुआ तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई। जैसे ही ये वाली वैल्यू 0 हुई, यहाँ पे 0 0 फीड इन हुआ तो ये वाली वैल्यू 1 बन गई। तो इसलिए ये जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो उसके बाद इसकी जो स्टेबल स्टेट आएगी वो ये आ जाएगी। तो ये हो गया 1 0। उसके बाद इसको हमने किया 1 0 1, तो इस केस में ये ठीक है, ये 1 1 है, इसने 0 ही देना है और 0 0 है, इसने 1 ही देना है, तो ये यहाँ पे आ गया। आखिरी हमारा कॉम्बिनेशन था 1 1, जिसमें 1 1 के केस में ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, ठीक है, और 1 1 और इनिशियल स्टेट अगर फिर 1 हो तो ये फिर दोनों 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि 1 और 0 के ऊपर ये 0 देता है और 0 और 1 के ऊपर भी ये 1 देता है, ठीक है।
तो ये हमने इसका ट्रुथ टेबल बनाया है। अब देख लें आप, सिक्वेंशियल के अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है ट्रुथ टेबल। उसमें तो बस आप इनपुट्स अप्लाई करते थे और आउटपुट्स देख लेते थे, लेकिन इसमें आपने फीडबैक भी देखना होता है कि फीडबैक के बाद क्या बनेगा। तो कई दफा वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। अच्छा, अब अगर इस ट्रुथ टेबल को हम लोग ये देखें, सो नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सो एवरीवन इज क्लियर कि ये ट्रुथ टेबल किस तरह बना है? यस सर। ठीक है ना? Yes, सो sir. सिंपल है, कोई इसमें वो चीज नहीं है। अच्छा, अब हम लोग नोट करते हैं यहाँ पे कि जब मैं एस और आर को 0 0 रखता हूँ, ठीक है, 0 0 रखता हूँ, तो मेरा जो क्यू है वो क्या होता है? अगर क्यू पहले 0 था तो क्यू 0 ही रहता है, अगर क्यू पहले 1 था तो क्यू 1 रहता है। यानी कि एस आर 0 0 पे ये 0 भी क्यू पे आ सकता है, एस आर 0 0 पे क्यू पे 1 भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस वैल्यू, यानी कि पहले उसके ऊपर क्या था। ठीक है, सो क्या हो रहा है कि जो भी इस पे पहले वैल्यू थी वही वैल्यू रिटेन हो रही है 0 0 के ऊपर, यानी कि Q जो है दैट इज इक्वल टू Q नॉट प्रीवियस वैल्यू इफ आई गिव 0 0। अच्छा, अगला सेट अगर मैं देखूं, जब मैं इसको 0 1 देता हूं, 0 1 देता हूं, तो मेरा Q जो है वो 0 हो जाता है, रिगार्डलेस के पहले क्यू नॉट क्या था। क्यू नॉट यानी उसकी प्रीवियस स्टेट 0 थी या उसकी प्रीवियस स्टेट 1 थी, वो 0 पे चला जाता है। ठीक है, जब भी मैं एस आर को 0 1 करता हूं, मेरा क्यू 0 पे चला जाता है। इसी तरह से जब भी मैं एस आर को 1 0 करता हूं, मेरा जो क्यू है वो 1 पे चला जाता है। ये देखें, ये 1 पे चला गया, रिगार्डलेस के उसकी प्रीवियस स्टेट 0 थी या 1 थी। ठीक है, और जब मैं इनको 1 1 करता हूं तो ये सारे 0 पे चले जाते हैं। अच्छा, अब हम इससे 2-3 नतीजे निकाल सकते हैं। ये जो S है, बेसिकली S स्टैंड्स फॉर सेट, ठीक है, एंड R स्टैंड्स फॉर रीसेट। व्हाट दिस मींस इज कि जब मैं इसको यहाँ पे S को 0 करता हूँ और R को 1 करता हूँ, तो मैं इस लैच को डाल देता हूँ रीसेट में। रीसेट का मतलब है इस लैच पे मैं 0 कर देता हूँ इसकी आउटपुट। इसी तरह से जब मैं S को 1 करता हूँ जो कि सेट है, और R को 0 करता हूँ, तो ये सेट हो जाती है टू 1। तो सेट करने का मतलब होता है सेटिंग टू 1। तो S को 1 करने से मैं आउटपुट को 1 पे सेट कर देता हूँ, R को 1 करने से मैं आउटपुट को 0 पे सेट कर देता हूँ, और 1 1 जो है इस पे ये दोनों 0 हो जाते हैं। और अगर मैं एस आर को 0 0 रखता हूं तो वो जो भी प्रीवियस वैल्यू होती है वो उसको रिटेन करके रखता है। ठीक है, यानी कि इसको अब हम अगर फर्दर समझें तो ये सिंप्लीफाई होके इस तरह बन रहा है कि अगर मैं इसकी इनपुट 0 0 रखूं तो आउटपुट क्यू नॉट है, जो प्रीवियस जो इसकी पहले थी, नो चेंज। अगर मैं 0 1 करूं, सेट को 0 और आर को 1 रीसेट करूं, तो ये मेरा लैच रीसेट हो जाता है। अगर मैं एस को 1 करूं और उसको 0 करूं, तो ये मेरा लैच जो है ये सेट हो जाता है। और अगर मैं 1 1 कर दूं तो ये दोनों 0 हो जाते हैं, और ये एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमने ये कहा था कि ये दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 0 हो, इस केस में ये चीज अप्लाई नहीं हो रही, तो दैट मीन्स कि ये इनपुट मैं इसको नहीं दे सकता, ये फॉरबिडन इनपुट है। ठीक है, लेकिन ये 3 है। तो अब ये मेमोरी के तौर पे किस तरह काम कर रहा है? ये मेमोरी के तौर पे इस तरह काम कर रहा है कि इसमें मैंने जो भी लिखवाना है, 0 लिखवाना है या 1 लिखवाना है, मैं इनको सेट कर दूंगा। सो लेट्स से मैंने 1 लिखवा दिया इसमें। ठीक है, जब इस पे ये 1 सेट हो गया तो मैंने इसकी इनपुट कर दी 0 0। अब जब तक ये 0 0 इसकी इनपुट पे रहेगा, क्यू के ऊपर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा जब तक ये इनपुट्स जो हैं वो 0 0 रहेंगी। तो 0 0 पे ये अपने, सो ये एक मेमोरी एलिमेंट है। इस मेमोरी एलिमेंट में मैं 0 भी लिखवा सकता हूँ, 1 भी लिखवा सकता हूँ, और लिखवाने के बाद मैं 0 0 अगर रखूं तो ये अपनी मेमोरी को रिटेन करके रखता है, मेमोरी डिलीट नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका बेसिक मेमोरी एलिमेंट बन गया। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ओके। ठीक,
So interesting how we can make a memory like this. अच्छा, बिल्कुल जिस तरह से आपने यहाँ पे नॉर गेट्स के साथ किया था ना, अपना ऐसा लैच बनाया था, उसी तरह से नैंड गेट्स को भी अगर आप फीडबैक कर दें तो भी एक लैच बन जाएगा, लेकिन वो ऐसा लैच के बजाय RS लैच आप उसको कह सकते हैं, लेकिन उसको भी हम ऐसा लैच ही कहते हैं। उसमें से फर्क कितना है कि उसमें नैंड गेट का भी अगर आप ट्रुथ टेबल बना लें तो आप उस पूरे, अगर जिस तरह से मैंने किया था वो सारा आप करें तो आपको पता लगेगा कि नैंड के केस में 0-0 जो है वो इनवैलिड है। इसमें ये दोनों 1 हो जाते हैं आउटपुट के ऊपर। जिस तरह से यहाँ पे 1-1 इनवैलिड था, नैंड गेट के केस में 0-0 इनवैलिड है। ये सेट होता है 0-1 पे, यानी S को 0 करें और R को 1 करें तो ये सेट हो जाता है। रीसेट ये होता है अगर मैं S को 1 करूं और R को 0 करूं, तो ये ऑपोजिट हो गया उसे। और 1-1 पे नो चेंज, यानी 1-1 पे ये अपना डेटा रिटेन करके रखता है प्रीवियसली। तो इसमें मैं 1-1 पे डेटा रिटेन करता हूँ, उसमें 0-0 पे करता था। सो अदर देन द फैक्ट कि वो 1-1 पे होता है और ये 0-1 पे होता है, बाकी इन दोनों की वर्किंग में कोई फर्क नहीं है। तो ये दोनों ही ऐसा लैचेस हैं। आप चाहे तो नैंड गेट से भी बना सकते हैं, चाहे तो नॉर गेट से भी बना सकते हैं। Any questions on this so far? No, sir. ठीक है, चले मुझे 1 मिनट दें, मैं आप लोगों की अटेंडेंस जरा डाउनलोड कर लूं। अच्छा, एग्जाम्स के बारे में मेरे ख्याल है अब आप सब लोगों को क्लैरिटी हो गई है। 21 या 22 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। एग्जाम में 10 मार्क्स का रिटन पेपर होगा ऑनलाइन, जो कि 1 घंटे ड्यूरेशन का होगा, और उस 1 घंटे के पेपर के बाद आपका वाइवा होगा सारी क्लास का, एक स्टूडेंट का, और 10 नंबर का वाइवा होगा। वाइवे में आपका कैमरा और माइक ऑन होना चाहिए। आप कैमरा ऑन करेंगे ताकि हमें नजर आए कि आप किसी से हेल्प नहीं ले रहे, और वो फिर मैं आपसे 2 या 3 क्वेश्चंस पूछूंगा मटेरियल से रिलेटेड, और उसके मुताबिक आपके मार्क्स लगेंगे। तो सारी क्लास का वाइवा भी होगा और एक रिटन होगा। Excuse me, sir. I have a जी query. जनाब, जी सर। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो वाइवा आप लेंगे हमारा वो अकॉर्डिंग टू पेपर होगा या फिर आप या पूरा मिड सिलेबस से आप लेंगे? नहीं, वो मिड, हाँ वो पेपर में से वाइवा नहीं होगा, उसमें तो बिल्कुल और क्वेश्चंस होंगे। जो मिड का सिलेबस है उसमें से कुछ भी हो सकता है। मसलन वाइवे में मैं आपको कह सकता हूँ कि मुझे एडर, सिंपल एडर बना के दिखा दें, या मैं आपको कह सकता हूँ कि फुल एडर बना के दिखा दें, या मैं आपको कह सकता हूँ इस चीज़ का ट्रुथ टेबल बना दें, या एक डिकोडर बनाएं, या कोई मतलब इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं उसमें। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, सिलेबस से ही होगा ना? होगा मिड के सिलेबस से ही, मतलब सब्ट्रैक्टर तक मिड का सिलेबस है, जो सब्ट्रैक्टर हमने पढ़ा था, तो वहां तक ही होगा वाइवा। ये जो हम आगे अभी पढ़े इसमें से नहीं होगा। ओके, ठीक, अलबत्ता ये है कि उससे अगले दिन आपका कोई और पेपर भी होगा। बहरहाल वाइवा हर बंदे का 2-3 मिनट का ही होना है, तो बस उसने 2-3 मिनट के लिए वाइवा देना है, बाकी वक्त वो अगले पेपर की तैयारी कर सकता है। बट अगर उस दिन किसी का कैमरा ना काम कर रहा हुआ या माइक ना काम कर रहा हुआ, तो फिर उसके साथ काफी बुरी हो सकती है। सो नो एक्सक्यूज कि जी ये नहीं था वो नहीं था। कैमरा आपके फोन के अंदर भी होता है और 200 रुपए का आपको वैसे ही मिल जाता है, सो यू शुड हैव दैट। ठीक है जी, सो बी प्रिपेयर्ड, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर DLD, दिस इज फॉर ऑल कोर्सेज। सो आपके जितने भी कोर्सेज हैं सब में आपका वाइवा है, तो आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अगली स्लाइड पे हम लोगों को क्या नजर आ रहा है? अगली स्लाइड के ऊपर हमारे पास एक ऐसा लैच है जिसे हमने पहले बनाया था, और इस ऐसा लैच में हमने एक जो है ना कंट्रोल सिग्नल C के नाम से ऐड कर दिया। तो ये कंट्रोल सिग्नल जो है ये क्या करता है? ये कंट्रोल सिग्नल बिल्कुल जिस तरह से आपने वो पढ़ा था ना, इनेबल,
तो ये इनेबल की तरह है, यानी कि आप नोट करें कि ये जो एस और आर सिग्नल्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, एंड गेट से। तो एंड गेट की अगर एक इनपुट को आप 0 कर दें तो बस एंड गेट की आउटपुट जो है वो 0 0 ही रहती है, रिगार्डलेस के आर और एस पे क्या होगा, ठीक है। तो ये यानी कि ये अपनी प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करता है। तो वो ये दिखा रहा है कि अगर मैं कंट्रोल सिग्नल को 0 कर देता हूँ तो एस और आर डोंट केयर हो जाते हैं, क्योंकि बस ये जो भी क्यू नॉट जो आखिरी वैल्यू इसके ऊपर थी ये उसको रिटेन करके रखेगा। अच्छा, और फिर जब मैं कंट्रोल सिग्नल को 1 कर देता हूँ, व्हेन कंट्रोल इज 1, तो फिर ये नॉर्मल लैच के तौर पे ऐड करता है 0 0 के ऊपर नो चेंज, 0 1 पे रीसेट, 1 0 पे सेट और 1 1 इसका दोबारा इनवैलिड रहता है। तो ये जो कंट्रोल सिग्नल है ये एक तरह का आप समझ लें इस लैच को सॉर्ट ऑफ ऑन ऑफ करने का तरीका है। जब आपने इसको ऑफ किया होता है तो बस ये प्रीवियस डेटा जो भी इस पे होता है वो उसको सेव करके रखता है। लेटर ऑन हम इसी कंट्रोल सिग्नल के ऊपर एक्चुअली क्लॉक अपनी अप्लाई कर देंगे। तो वो जब क्लॉक जो है वो हाई होगी तो ये काम करेगा, जब लो होगी तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन वो हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल आप इसको एक कंट्रोल सिग्नल के तौर पे रखें। तो ये कंट्रोल 0 के ऊपर नो चेंज और कंट्रोल 1 के ऊपर नॉर्मल आपका फ्लिप फ्लॉप, सॉरी लैच। इसी तरह से अगर आपने नैंड के साथ बनाना हो, ठीक है, नैंड अगर आपका नैंड गेट वाला ऐसा लैच हो तो फिर आपको यहाँ पे जो है नैंड गेट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे कंट्रोल के लिए, एंड गेट्स नहीं। तो नैंड गेट्स के साथ फिर इसका भी बिल्कुल वही बिहेवियर हो जाएगा, क्योंकि नैंड गेट में जब ये क्लॉक कंट्रोल जो है वो 0 होगा तो ये 1 1 इस पे आ जाएगा। तो 1 1 पे ये अपनी प्रीवियस स्टेट जो है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? No, sir. ठीक है, तो चले हम एक और लैच पढ़ते हैं, एक और तरह का, उसके बाद वी कैन टेक अ स्मॉल 5 मिनट ब्रेक। अच्छा, इसको यार, अच्छा अब हमारे पास ना हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट लैच पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है हर जगह डेटा स्टोरेज के लिए ना। इसका नाम है डी लैच, एंड ओवर हियर द डी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर डेटा लैच। तो ये जो हम लोग डेटा स्टोर करवाते हैं ना अपने कंप्यूटर्स में, ये सारा का सारा इस डेटा लैच के अंदर स्टोर हुआ होता है। एक लैच में 1 बिट स्टोर होती है। जब आपने 8 बिट स्टोर करवानी होती है तो आपको 8 लैचेस चाहिए होते हैं। जब आपने 8 मेगा बिट स्टोर करवानी होती है तो आपको 8 मिलियन इस तरह के लैचेस चाहिए होते हैं। तो एक लैच पे 1 बिट स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो ये डेटा लैच है। अगेन अगर इसको हम लोग देखें, ये तो हमारा नैंड गेट बेस्ड ही एसआर लैच है, बिल्कुल ये उसी तरह ही काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इसकी ये कंट्रोल इनपुट भी है, ये दो हमारे नैंड गेट्स हैं। और फर्क क्या है कि हमने जो इसकी इनपुट थी ना उसको टाई कर दिया है, एक डायरेक्टली जा रही है और दूसरी इस इन्वर्टर के थ्रू जा रही है, ठीक है। सो दैट मीन्स के अगर डी 1 होगा तो यहाँ पे 1 0 अप्लाई हो जाएगा, और अगर डी 0 होगा तो यहाँ पे 0 1 अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्टर के थ्रू। तो इसकी दो इनपुट्स नहीं है, इसकी सिर्फ एक इनपुट है। अगर मैं वापस जाऊं अपने नैंड गेट के ऊपर, तो नैंड गेट में आप ये देखें कि 0 1 पे ये, यानी कि अब मैं इसको वाहिद जो इनपुट दे सकता हूं वो या 0 1 है या 1 0 है, ठीक है। ना मैं इसको 0 0 दे सकता हूं और ना मैं इसको 1 1 दे सकता हूं। सो या ये सेट होगा या ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। और जब क्लॉक जो है वो कंट्रोल 0 होगा तो ये अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखेगा। तो इसको अगर हम दोबारा देखते हैं,
सो डी इसकी एक इनपुट है। इसका ये मतलब हुआ कि डी को जब मैं 1 करूंगा तो यहाँ पे 1 और 0 अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं डी को 0 करूंगा तो यहाँ पे 0 और 1 अप्लाई हो जाएगा। तो इसका अगर मैं ट्रुथ टेबल देखूं, वी हैव टू इनपुट्स, वी हैव द कंट्रोल इनपुट एंड वी हैव द डेटा इनपुट। कंट्रोल जब 0 है, जिस तरह से हमने पहले कहा, जब कंट्रोल हमारा 0 है तो आउटपुट क्यू नॉट है, प्रीवियस वैल्यू है नो चेंज। जो भी वैल्यू यहाँ पे आपने लिखवाई थी इसकी आउटपुट के ऊपर, जब तक कंट्रोल 0 रहेगा ये चेंज नहीं होगी वैल्यू, ये क्यू नॉट ही रहेगी। उसके बाद जब मैं कंट्रोल को 1 कर देता हूँ तो ये डिपेंड करेगा डी के ऊपर। अगर मैं डी को 0 करता हूँ, ठीक है, डी को मैं 0 करता हूँ तो क्यू के ऊपर 0 आ जाएगा और ये रीसेट हो जाएगा। अगर डी को मैं 1 करता हूँ तो क्यू के ऊपर 1 आ जाएगा और ये सेट हो जाएगा। सो बस मेरी एक इनपुट है। अगर मैंने 0 लिखवाना होगा तो मैं यहाँ पे 0 दे दूंगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर मैंने 1 लिखवाना होगा मैं यहाँ पे 1 दूंगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको मैंने जब सेव करवाना होगा तो मैं कंट्रोल को 0 कर दूंगा तो ये चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू इसी तरह से रहेगी। तो ये डेटा इनपुट है। तो इसमें अब हमारा वो मसला खत्म हो गया कि आर को 1 करना है कि एस को 1 करना है कि उसको 0 करना है। बस डी को 1 करें तो इसमें 1 लिखा जाएगा, डी को 0 करें तो इसमें 0 लिखा जाएगा। ये इस इन्वर्टर लगाने की वजह से ये हमारी आसानी हो गई। तो ये हम यहाँ पे 1 बिट का डेटा इसके अंदर राइट करवा सकते हैं। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, क्या कह रहे हैं? यही तो मेमोरी जी, यही तो वो मेमोरी है जिसमें ये डेटा स्टोर हो रहा है। सही सर, वो यही पढ़ा था ना कि मेन मेमोरी में जाके ये डाटा सारा स्टोर होगा, प्राइमरी मेमोरी पे मेन मेमोरी। हाँ। तो वो जी बिल्कुल, वो जो मेमोरी है उसके अंदर है क्या, उसके अंदर ये चीज लगी हुई है और 1 बिट स्टोर करने के लिए यहाँ पे स्टोर होगा। तो इस तरह के 8 जब इकट्ठे लगे हुए होंगे तो 1 बाइट जो है वो इसमें सेव हो जाएगा। मेमोरी में ये है। अच्छा, अब हम हाँ क्या क्वेश्चन? सर मैं कह रहा था कि फिर हम डी लैच ही बनाए सीधा सीधा, और पिछले बनाने की क्या जरूरत है? ये एक अच्छा सवाल है। हाँ, सबसे ज्यादा हम लोग डी लैच ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले किसी बंदे ने ये लैच बनाया होगा तो फिर आइडिया उसको आया होगा ना कि इसके साथ मैं ये ऐड कर दूं तो ये डी लैच बन जाएगा। ये भी तो है, ये ऐसा लैच है ना, ये पहले किसी ने बनाया होगा तो फिर आगे चले होंगे। अगर यही ना होता तो फिर क्या होता? तो इसलिए वो जो भी चीज हम पढ़ते हैं फिर वो आगे कहीं इस्तेमाल हो जाती है कहीं ना। तो ये सबसे सिंपल वे था उसको समझने के लिए, लेकिन हाँ ये काफी नहीं है हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो इसलिए फिर हमने इसको इस तरह का लैच बना दिया। अच्छा, अब हम लोग इसकी टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। सो टाइमिंग डायग्राम में सबसे पहले हम सी को देखते हैं कि हमारा कंट्रोल इनपुट है, वो 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है, ठीक है। हमें पता है कि 0 के ऊपर आउटपुट चेंज नहीं होती, 1 के ऊपर जब C 1 होता है तो तब आउटपुट चेंज होती है, और वो किस तरह चेंज होती है वो डिपेंड करता है आपके D के ऊपर। तो इसमें उसने इसलिए 0 1 0 1 0 1 आपके कंट्रोल को कर दिया। अच्छा, अब ये डी इनपुट है, इसको यूजर चेंज कर रहा है, यानी कि ये डेटा आ रहा है आपका, ठीक है। डेटा आ रहा है, डेटा भी यहाँ पे 0 था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 रहा, फिर 0 हो गया, फिर 1 रहा, फिर 0 हो गया। तो डेटा इस तरह चेंज हो रहा है। अब हम लोगों ने देखना है कि क्यू किस तरह चेंज होगा इस टाइमिंग के हिसाब से। क्या क्यू जैसे ही डेटा चेंज होता है क्यू चेंज होगा, यानी कि जैसे ही मैं डेटा को 1 करता हूँ क्या क्यू 1 हो जाएगा, जैसे ही मैं डेटा को 0 करता हूँ क्यू 0 हो जाएगा, या किसी और तरह होगा? तो इट टर्न्स आउट कि नहीं, वो किस तरह से चेंज होगा यहाँ पे। यानी देखें मैंने डेटा को यहाँ पे 1 कर दिया था, ठीक है, लेकिन चूंकि इस वक्त कंट्रोल जो था वो 0 था, तो इसलिए क्यू में कोई चेंज नहीं आया। क्यू अगर 1 था तो वो 1 ही रहा,
अब क्यू देखें चेंज कहां पे हो रहा है, यहां पे, यहां से यहां तक। अब ये 1 है, डेटा भी 1 था तो क्यू 1 हो गया। क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारा क्लॉक या कंट्रोल सिग्नल जो था वो हाई था। अच्छा, उसके बाद आप देखें डेटा यहां पे फिर चेंज हो गया, लेकिन क्यू नहीं चेंज हुआ। क्यों 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 नहीं चेंज हुआ? क्योंकि इस दौरान जो क्लॉक है, इसको अब कंट्रोल की बजाय हम क्लॉक कह सकते हैं, ये जो हमारी क्लॉक है ये लो है, तो चूंकि लो है इसलिए क्यू अपनी प्रीवियस वैल्यू को मेंटेन कर रहा है विच वाज 1, वो चेंज नहीं हो रहा, हालांकि डेटा चेंज हो गया था। अब जैसे ही क्लॉक हाई होगी, ठीक है, तो वो फिर डेटा को देखेगा कि उस वक्त डेटा की क्या वैल्यू है। डेटा उस वक्त 0 है, तो ये क्यू एकदम 0 हो जाएगा। ओके, अंटिल, और फिर ये अगेन यहाँ पे फिर डेटा चेंज हुआ है लेकिन क्यू नहीं चेंज हुआ। क्यू ने वेट किया है टिल क्लॉक फिर हाई हो और फिर वो चेंज हुआ। सो यू गेट इट? सो क्यू किस तरह चेंज हो रहा है? क्यू चेंज होता है डेटा के साथ नहीं, क्लॉक के साथ। जब क्लॉक हाई होती है हमारी, तब वो देखता है कि डी की क्या वैल्यू है और तब वो उसको चेंज करता है। लेकिन जब क्लॉक लो होती है तो डी को आप जितना मर्जी चेंज करते रहें, आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, सो ये वो दिखा रहा है, ये वो जगह हैं जहां पे आउटपुट चेंज हो सकती है और जो बाकी जगह है उस पर आउटपुट चेंज नहीं हो सकती। ये वो कौन सी जगह है जहां पे आउटपुट चेंज हो सकती है? ये वो जगह है जहां पे आपकी जो क्लॉक है वो हाई है। ये रेड में जो शो किया हुआ है, ये क्लॉक आपकी हाई है। ये वो पॉइंट्स है जिसपे क्यू चेंज होता है। अदर देन दैट क्यू चेंज नहीं होता, रिगार्डलेस के डेटा उसका चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो पहले देखता है कि क्लॉक हाई हो, क्लॉक हाई होती है तो वो देखता है कि डेटा क्या है और उसके बाद वो उसको चेंज करता है। क्लियर हुआ ये हर एक को? जी सर। ठीक है, चलेंगे, हमें 45 मिनट हो गए। ऐसा करते हैं कि 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा फ्रेशन अप हो जाए, तो 5 मिनट के बाद हम दोबारा इसको स्टार्ट कर देंगे। इस वक्त बजे हैं 10:12, तो 10:17 या 18 पे हम दोबारा स्टार्ट करते हैं।
चलें जी, लेट्स स्टार्ट। सबको आवाज आ रही है? क्लियर? एवरीवन इज प्रेजेंट? यस सर। ओके, जो लोग प्रेजेंट है वो जरा हैंड रेज करें। ठीक है, हैंड्स डाउन करते हैं। ओके, सो नाउ, अच्छा, जिन यानी जहां पे भी आपके पास कंट्रोल का सिग्नल है, उसमें हम कहते हैं कि लेचर्स आर लेवल ट्रिगर्ड। लेवल ट्रिगर्ड से मुराद है कि उनकी आउटपुट कब चेंज होती है? जब कंट्रोल हाई होता है। ये जो रेड है, जब कंट्रोल रेड होता है तो उसकी आउटपुट हाई होती है, आउटपुट चेंज हो सकती है। जब कंट्रोल ब्लू में है यानी कि लो है, तो आउटपुट आपकी चेंज नहीं होती, चाहे आपकी इनपुट चेंज हो भी या ना हो। तो क्या है कि ये लेवल को देख रहा है कंट्रोल के। अगर लेवल हाई है तो चेंज हो रहा है, लेवल लो है तो चेंज नहीं हो रहा। तो लैचेस को हम लोग कहते हैं कि दे आर लेवल ट्रिगर्ड। ठीक है। अच्छा, नाउ एज अपोज टू लैचेस, ये इसमें हमने, यानी अगर मैं ये फिर दोबारा आपको दिखाऊं तो क्या हो रहा है कि आपका जो आउटपुट है वो इस दौरान चेंज हो रहा है जब तक कि क्लॉक पूरी की पूरी हाई है। सो इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपका आउटपुट जो है वो चेंज हो रहा है डेटा के मुताबिक। यहाँ पे डेटा के मुताबिक आउटपुट चेंज हो रहा है, लेकिन जब ये क्लॉक लो हो जाती है तो आप देखें आपका आउटपुट नहीं चेंज होता। तो ये हो गया आपका लेवल ट्रिगर्ड डिवाइस। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी तरह के मेमोरी एलिमेंट्स हैं जो कि जिनको हम लोग कहते हैं एज ट्रिगर्ड। एज ट्रिगर्ड में आपका डेटा सिर्फ चेंज तब होता है जब क्लॉक की एज आती है। यानी कि एज से मुराद है ये तो इसका हो गया ना हाई और लो, यानी जब वो लो से हाई हो रही होती है तब, या हाई से लो हो रही होती है तो तब। दैट्स द ओनली टाइम द आउटपुट चेंजेस। अदर देन दैट ना वो क्लॉक के हाई पे ना क्लॉक के लो पे चेंज होता है। सिर्फ जब क्लॉक लो से हाई हो रही होती है, जब उसकी एज आती है क्लॉक की, तो वो चेंज होता है। तो इसमें हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, सो फ्लिप फ्लॉप्स क्या है? फ्लिप फ्लॉप्स बिल्कुल लैचेस की तरह ही हैं, लेकिन उनका आउटपुट सिर्फ एज के ऊपर चेंज होता है। और इसमें हमारे पास दो तरह के फ्लिप फ्लॉप्स हैं, एक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और दूसरे हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जो है क्लॉक की राइजिंग एज के ऊपर। सो राइजिंग एज कौन सी होती है? जब क्लॉक लो से हाई हो रही होती है, तो वो पॉजिटिव एज के ऊपर ट्रिगर होते हैं। और नेगेटिव एज वो होती है जब क्लॉक लो से हाई से लो हो रही होती है। तो कुछ हमारे ऐसे फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो नेगेटिव एज के ऊपर ट्रिगर्ड होते हैं। इसी तरह से लैचेस में भी कुछ होंगे जो हाई लेवल पे ट्रिगर होते होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो लो लेवल पे होंगे। तो ये हमारे कंट्रोल में होता है कि हम कौन सा बनाना चाहते हैं। तो बेसिक फर्क क्या हुआ? लैचेस आर लेवल ट्रिगर्ड, फ्लिप फ्लॉप्स आर एज ट्रिगर्ड। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सो अब हम लोग आज देखते हैं एक फ्लिप फ्लॉप जो कि बड़ा कॉमनली यूज होता है, और ये हमने दो लैचेस को यूज करके बनाया है, और इसको हम लोग कहते हैं मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि ये एज ट्रिगर्ड होगा। अच्छा, अब इसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग देखें तो ये किस तरह से है कि हमारे पास हमने दो लैचेस लिए, डी लैच। ठीक है, और पहला जो डी लैच है उसको हम डेटा दे रहे हैं, डेटा इनपुट दे रहे हैं, उसकी आउटपुट क्यू है जो कि दूसरे लैच की इनपुट बन रही है, और फिर फाइनली हमारा डेटा क्यू यहाँ पे अपीयर हो रहा है। जो क्लॉक सिग्नल है वो मैंने इस तरह दिया है कि क्लॉक यहाँ पे बगैर इन्वर्ट करके दे दी है पहले पे जो मास्टर है, और जो स्लेव है उसको इन्वर्टर के थ्रू मैंने क्लॉक दी है। ठीक है, सो यानी कि क्लॉक जब यहाँ पे हाई है तो इसके लिए क्लॉक
लो है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये वाला जो सिस्टम है ये किस तरह से काम करेगा और इसमें डेटा किस तरह चेंज होगा। ओके, so we will have to look understand the working of this through timing diagram. So सबसे पहले तो हम क्लॉक सिग्नल डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमारा क्लॉक है, इसका हमने एक पूरा साइकिल लिया है। वी नो कि ये जो डेटा होता है वो सिर्फ जब क्लॉक हाई होती है तो तब चेंज हो सकता है, लो होती है तो चेंज नहीं हो रहा। डेटा को हम लोगों ने ये लिया है, ये वाला डेटा जो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ये कुछ देर के लिए हाई है, फिर लो हो जाता है, फिर हाई हो जाता है, फिर लो है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इसके यानी ये रैंडम चेंजेस हैं डेटा के। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारा सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यू, जो ये वाली आउटपुट है जिसको इसने लिखा हुआ है क्यू मास्टर, ये डेटा इसकी इनपुट डेटा है, तो ये किस तरह से चेंज होगा। तो ऑब्वियसली ये चेंज होगा इस क्लॉक के हाई फेज के साथ। सो वी विल सो क्यू की अगर मैं टाइमिंग डायग्राम को देखूं तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही क्लॉक हाई हुई है, ठीक है, जो फेज था क्लॉक हाई होने का उसमें क्यू ने डेटा को फॉलो किया। सो यहाँ पे डेटा चूंकि हाई था तो ये आपका क्यू हाई हो गया, यहाँ पे डेटा लो था तो आपका क्यू लो हो गया, और उसके बाद यहाँ पे फिर डेटा हाई हुआ है तो ये क्यू हाई हो गया। लेकिन आप अगर नोट करें इसके बाद ये क्यू चेंज नहीं हुआ, हालांकि ये डेटा आप देखें यहाँ पे फिर भी चेंज हो रहा था लेकिन क्यू चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब आप क्लॉक के लो फेज के अंदर चले गए थे, तो जो क्यू की आखिरी वैल्यू थी जब तक ये हाई फेज चल रहा था वही क्यू की वैल्यू जो है वो रिटेन हुई है। तो ये आपका क्यू आउटपुट हो गई पहले वाले मास्टर जो आपका लैच है उसकी। ठीक है, ये यहाँ तक तो क्लियर है हर एक को, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है, या अगर नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। जी क्लियर है सारे लोगों को? ठीक है, अच्छा, अब हम लोग ये करते हैं कि क्यू स्लेव देखते हैं। ये जो हमारा दूसरा लैच है जिसको हम लोग स्लेव कह रहे हैं, इसकी आउटपुट देखते हैं, और इसकी आउटपुट जो है वो डिटरमिन होगी इस डी इनपुट से, विच मीन्स के ये डिटरमिन होगी क्यू से। सो ये जो क्यू है, क्यू मास्टर है, ये डिटरमिन करेगा क्यू स्लेव को। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये जो क्यू स्लेव है इसकी मैं रेज कर दूं, क्यू स्लेव की क्लॉक को आप देखें, क्लॉक इन्वर्टेड है। दैट मीन्स कि क्यू स्लेव जब ये क्लॉक हाई है, ठीक है, उस वक्त क्यू स्लेव चेंज नहीं होगा क्योंकि इसको लो जा रही होगी, और जब ये क्लॉक लो होगी तो क्यू स्लेव चेंज होगा क्योंकि उस वक्त इन्वर्टर की वजह से ये एक्चुअली हाई होगी। तो क्यू स्लेव को हम लोग देखते हैं। क्यू स्लेव आउटपुट इज 0 थ्रू आउट दिस हाफ साइकिल, ये जो जब तक आपकी क्लॉक हाई है, और जब आपकी क्लॉक जो है वो लो हुई है तो ये क्यू स्लेव एक्टिव हुआ है, और इसने देखा है कि क्यू मास्टर की क्या आउटपुट थी, क्योंकि ये इसकी इनपुट है। तो इसने देखा कि ये 1 थी तो ये 1 के ऊपर चला गया, और फिर ये 1 के ऊपर ही रहा। ये 1 पे इसलिए रहा क्योंकि उसके बाद ये भी चेंज नहीं हुआ क्यू मास्टर। ठीक है, तो क्यू स्लेव अगर मैं उसकी लाइन देखूं तो वो इस तरह से बन रही है। यहाँ तक क्लियर है क्यू स्लेव किस तरह बना है? ठीक है, ओके, अच्छा, अब ओके सॉरी, अच्छा, अब आप क्यू स्लेव को अगर आप देखें, ये हमारी जो फाइनल आउटपुट है, तो आप ये देखें कि क्यू स्लेव चेंज नहीं हुआ थ्रू आउट यहाँ तक जब तक क्लॉक हाई थी। जब क्लॉक लो थी तब भी वो चेंज नहीं हुआ। द ओनली टाइम इट हैज चेंज्ड इज हियर, जहाँ पे ये चेंज हुआ है, और ये क्या था, ये क्लॉक की फॉलिंग एज थी, इसके ऊपर ये आप देखें क्यू स्लेव चेंज हुआ है। क्यू मास्टर तो देखें ना बहुत दफा चेंज हुआ था, लेकिन क्यू स्लेव
सिर्फ एक दफा चेंज हुआ है और वो यहाँ पे चेंज हुआ है। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक है। तो लुक्स लाइक इट इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। नेगेटिव एज का मतलब है जो फॉलिंग एज है क्लॉक की, नेगेटिव एज के ऊपर ये ट्रिगर हो रहा है। तो ये मैंने दो लैचेस को अगर मैं ऐसा कनेक्ट करूं तो उससे एक फ्लिप फ्लॉप बन जाता है और इसकी आउटपुट सिर्फ चेंज हो रही है नेगेटिव एज के ऊपर। और नेगेटिव एज के ऊपर ये ना नेगेटिव एज पे ये देखेगा कि डेटा क्या है, डेटा हाई है तो ये नेगेटिव एज के ऊपर ये हाई हो गया और फिर ये थ्रू आउट ही हाई रहेगा अंटिल नेक्स्ट नेगेटिव एज आएगी तो फिर वो डेटा को देखेगा और फिर हाई या लो हो जाएगा। बाकी थ्रू आउट द क्लॉक वो चेंज नहीं हो रहा। क्लियर? अच्छा सर, जो हमने ये नॉट गेट लगाया है इसका मतलब इस वजह से ये लगाया था कि ये एज कोई चेंज हो। हाँ, ये इसकी क्लॉक को उल्टा करने के लिए है। मास्टर की क्लॉक, मास्टर जो है पॉजिटिव पे ट्रिगर हो रहा है और ये नेगेटिव पे ट्रिगर हो रहा है। तो चूंकि और ये पॉजिटिव पे नहीं हो रहा तो वाहिद जगह जहाँ पे ये डेटा ट्रांसफर हो सकता है वो फॉलिंग एज है। ओके सर। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। अच्छा, ये जो हम लोगों ने बनाया था ना ये डी लैच है, ये स्लेव है, ये दोनों और फिर ये आपका क्लॉक है इन्वर्टर के थ्रू। तो इसका अगर हम सर्किट बनाए तो ये बेसिकली वो सर्किट बन रहा है जो कि हमारा लैचेस हैं मास्टर और स्लेव। और इसका अगर कंप्लीट हम सर्किट बनाएं तो ये वाला सर्किट आपका एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप का बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका डी डेटा इनपुट है और ये आपको पता है ये एसआर लैचेस हैं दोनों, ये भी एसआर लैच है, ये भी आपका एसआर लैच है नैंड गेट से, और ये फिर एक और एसआर लैच है। तो ये इसका कंप्लीट सर्किट है। बहरहाल इसको आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इट हैज़ अ क्लॉक और क्यू बार इसकी आउटपुट है। लेकिन आपके लिए ये ठीक है, आप एक ऐसा लैच इधर लगा लें, एक ऐसा लैच इधर लगा लें और इन्वर्टर से उसको इन्वर्ट कर दें तो आपका यही सर्किट दोबारा बन जाएगा। सो इनके सिंबल जो हैं वो क्या हैं? ये हमारे फ्लिप फ्लॉप का सिंबल है। इसमें आप देखें डी जो है इसकी डेटा इनपुट है। ये जो ट्राइंगल सा बना हुआ होता है ये क्लॉक को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये दिस इंडिकेट्स अ क्लॉक इनपुट। तो यहाँ कुछ भी ना लिखा हो तो मुझे पता है कि ये मेरा सी है, क्लॉक इनपुट है, ये मेरा क्यू है और ये क्यू बार है, और ये भी डी फ्लिप फ्लॉप है और ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको ये जो बबल नजर आ रहा है दैट मीन्स के क्लॉक जो है इसमें इन्वर्ट होके जा रही है। तो चूंकि इन्वर्ट होके जा रही है इस वजह से ये हमारा नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जो है वो फ्लिप फ्लॉप है। तो ये इनके सिंबल्स होंगे। जहां पे आपको ये बबल नजर आए आपको पता लग जाना चाहिए कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। जहां पे बबल नहीं नजर आ रहा दैट इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप। चलें जी आगे, फिर जे के फ्लिप फ्लॉप है। इसको फिर नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं। मेरा ख्याल है हमने काफी ज्यादा मटेरियल कवर कर लिया आज के लिए। तो अगर मजीद करना चाहते हैं, हिम्मत है तो फिर पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए काफी है। नहीं सर, काफी है, काफी है। अब काफी ये एब्जॉर्ब करना भी मुश्किल हो जाएगा फिर इतना ज्यादा। तो ठीक है जी, वी विल बी एंडिंग आवर क्लास। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये कि कोरोना से भी आप लोग बचे रहें और थोड़ी पढ़ाई करें इसकी छुट्टियों में, क्योंकि उसके बाद फिर एक हफ्ता है, फिर उसके बाद आपके मिड टर्म्स हो जाएंगे। वैसे तो ऑनलाइन है लेकिन वाइवास चूंकि हर कोर्स के होंगे तो इसका मतलब तैयारी आपने फिर भी करनी है। ऑनलाइन का ये मतलब नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है। सर जी सर, वैसे आप कोई सैंपल पेपर दे सकते हैं उसके छुट्टियों में, ताकि बताएं कि यार पेपर मैंने वैसे आप लोगों के साथ शेयर किया था एक दफा, ये नहीं किया? नो सर, नहीं किया। अच्छा, मैं आपको
असल में मैं आपको ना सैंपल पेपर तो मिड टर्म जो लास्ट सेमेस्टर मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाया था, मैं उसका मिड टर्म अपलोड कर देता हूँ इस पे टीम्स के ऊपर ही ना, तो आप जाके वहां से देख लें, वो तो कोई मसला नहीं, वो मैं कर दूंगा जाके। लेकिन ये कि जो मिड टर्म आपको इस दफा आएगा, चूंकि वो ऑनलाइन है तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे बजाय इसके कि बिल्कुल सिंपल सा वो हो, तो वो उससे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि पहले तो ये फिजिकल पेपर था ना, तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ था। लेकिन जनरली आपको आइडिया हो जाएगा, मतलब जनरली वैसे ही सवाल होंगे जो उसके अंदर थे, तो वो मैं टीम्स के ऊपर अपलोड कर दूंगा शाम को। वो जो आपने असाइनमेंट्स वगैरह दी थी उस पेपर उससे रिलेटेड बिल्कुल बिल्कुल पेपर बिल्कुल उससे रिलेटेड है। मैं आपको 3 असाइनमेंट्स दे चुका हूँ और उसमें जिस तरह के सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आप समझ लें पेपर में उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। चलो ओके, तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर।